आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ किसी एक मंदिर के रीओपन होने का नहीं है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आसनसोल में जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आसनसोल में एक दुर्गा जी का मंदिर था जो अभी रीओपन हुआ है। ये एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन है जहां फेथ, हिस्ट्री, हमारी आस्था, हमारा इतिहास और हमारा कानून एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, जो कुंभ मेले में जैसे करते थे ना, गंगा, सरस्वती और यमुना। तो हम अपनी एनालिसिस 3 जगहों से शुरू करेंगे। पहली असनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में है, और संभल एंड मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में। और फिर समझेंगे कि कैसे एक सेंट्रल स्टैट्यूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इन सब सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करता है। इस पूरे डिस्कशन का कोर फोकस ये है कि क्या टेम्पल रीओपनिंग सिर्फ रिलीजियस एक्सेस का सवाल है या फिर एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का इशू है। अब हम आते हैं अपनी पहली जगह पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है असनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में है। असनसोल वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक दुर्गा टेम्पल था जो सालों से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में था। ये टेम्पल कंप्लीटली बंद नहीं था, लेकिन सिर्फ फेस्टिवल्स के दौरान ओपन होता था, जैसे दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा। रेगुलर वर्शिप अलाउ नहीं थी। और इसका और इसका रीजन दिया गया था कि लोकल टेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। इलेक्शन के बाद, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जीती है और तृणमूल कांग्रेस वहां से अब जा रही है। तो इलेक्शन के बाद जब पॉलिटिकल चेंज आया, तब टेम्पल रेगुलर डिवोटीज के लिए ओपन कर दिया गया। रेगुलर डिवोटीज के लिए। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक कहेंगे कि रिलीजियस इवेंट नहीं था, बल्कि एक पब्लिक डिस्कोर्स का सब्जेक्ट बन गया। काफी मीडिया चैनल्स ने इसे कवर किया। टेम्पल काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। रिलीजियस कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हुआ, ओनली एक्सेस वाज रेस्ट्रिक्टेड। तो की क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो ओवरराइड कर सकती है कॉन्टिन्यूस रिलीजियस कैरेक्टर को, है ना। तो इस सिचुएशन को लीगली समझने के लिए हमें एक बेसिक डिस्टिंक्शन समझना होगा। टेम्पल का एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हुआ था, उसका रिलीजियस कैरेक्टर भी चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ एक चीज रिस्ट्रिक्टेड थी, एक्सेस। मतलब आप उस टेम्पल में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे। वो सिर्फ कुछ जैसे दुर्गा पूजा हुई ऐसे कभी कभी खुलता था, या लक्ष्मी पूजा हुई। टेम्पल सिर्फ एक चीज रिस्ट्रिक्टेड थी, एक्सेस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन एक जैसे नहीं होते। अगर स्टेट किसी रीजन से एक्सेस रोक रहा है, टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस राइट परमानेंटली खत्म हो गए। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 25 हर सिटीजन को रिलीजन प्रैक्टिस करने की राइट देता है, फ्रीडम देता है, बट वो सब्जेक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के। स्टेट का ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, एक टेम्पररी जस्टिफिकेशन हो सकता है, बट ये इस बेसिस पे ये एक्सेस जो है वो इनडिफिनेटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। इसीलिए असनसोल का केस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। कि स्टेट के पास कितनी पावर है रिलीजियस एक्सेस को कंट्रोल करने की, और उसकी लिमिट्स क्या है। अब अगर हम मुरादाबाद की तरफ देखें तो वहां का कंटेक्स्ट थोड़ा अलग है।
उत्तर प्रदेश के नागफनी एरिया में गौरी शंकर टेम्पल 1980 यानी 1980 के कम्युनल राइट्स के बाद बंद हो गया। राइट्स के दौरान प्रीस्ट की डेथ हुई थी और आइडल्स डैमेज हो गए थे, जो मंदिर में मूर्तियां थी वो डैमेज हो गए थे दंगे में। एंड हिंदू फैमिलीज जो थी लोकल, दे वर फोर्स टू माइग्रेट, वहां से छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद टेम्पल को ग्रेजुअली अबेंडेंड हो गया, कोई था नहीं टेक केयर के लिए। 40 साल 44 इयर्स तक ऐसा रहा। इसके बाद टेम्पल मतलब 44 इयर्स तक इनएक्सेसिबल था। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहां क्लोजर का रीजन कोई लीगल ऑर्डर नहीं बल्कि वॉयलेंस और डिस्प्लेसमेंट था। कई सालों के बाद जब टेम्पल रीओपन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी गई, साइट का इंस्पेक्शन हुआ और जो ऑब्स्ट्रक्शंस थे उन्हें रिमूव किया गया। फिर सिक्योरिटी के साथ वर्शिप रिज्यूम कराई गई। यहाँ रीओपनिंग का नेचर क्लियरली रीस्टोरेशन का था, ना कि कन्वर्जन का। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट लीगल इंसाइट मिलता है कि अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज रुक जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर खत्म हो गया। मुरादाबाद का केस हमें ये समझाता है कि क्लोजर ड्यू टू वायलेंस, फियर या माइग्रेशन एक इनवॉलेंट्री सिचुएशन होती है। लॉ इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में राइट्स एक्सटिंग्विश नहीं होते। टेम्पल बंद हो सकता है लेकिन उसकी लीगल आइडेंटिटी और रिलीजियस कैरेक्टर सरवाइव करता है। ये प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल है जब हम आगे संभल जैसे कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुरादाबाद में तो एप्लीकेशन मूव हुई टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीकिंग द रिस्टोरेशन, फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हुई उसके हिस्टोरिकल एंड फिजिकल स्टेटस पे, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हुए और वर्शिप रिज्यूम हुई स्टेट प्रोटेक्शन में। तो ये एक ऐसा वो है जहाँ पे थोड़े से वॉयलेंस, फियर या माइग्रेशन के कारण इनवॉलेंट्री सिचुएशन होती है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि वहाँ राइट टू वर्शिप और ये सारे जो राइट्स रहते हैं वो एक्सटिंग्विश होते हैं। वो रहते हैं और फिर वो रिज्यूम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हुआ मुरादाबाद वाले केस में। अब हम नेक्स्ट ये सारे मूर्तियां मुरादाबाद वाली साइट से मिली थी। हनुमान जी की मूर्ति, ये पुरानी मूर्ति। Violence is not a legal extinguisher. Fear-driven migration preserve right. Prolonged closure is not equals to legal conversion. तो अब मुरादाबाद के एग्जाम्पल पे आते हैं। संभल के एग्जाम्पल पे आते हैं। संभल जो उत्तर प्रदेश में है, उसके लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। संभल का केस दो अलग डायमेंशन में समझना जरूरी है। पहला डायमेंशन है हिस्टोरिकल क्लोजर फॉलोइंग कम्युनल वायलेंस और दूसरा है प्रेजेंट मॉस्क टेम्पल लीगल डिस्प्यूट्स बिफोर कोर्ट। पहला डायमेंशन हिस्टोरिकल क्लोजर का है, जहां भस्म शंकर या कार्तिक महादेव टेम्पल रिपोर्टेडली 1978 के राइट्स के बाद 1978 के राइट्स के बंद हो गया। ये क्लोजर भी मुरादाबाद जैसा ही था, वॉयलेंस, फियर और डेमोग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। इस सेंस में संभल का ये पार्ट एक रिस्टोरेशन टाइप एनालिसिस के अंदर आ सकता है। लेकिन संभल का दूसरा जो आपका लेकिन संभल का दूसरा डायमेंशन काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट है जहाँ हिंदू प्लेंटिफ क्लेम करते हैं कि जो प्रेजेंट मस्जिद है, वहां की जामी मस्जिद, शाही जामी मस्जिद है संभल की, वो ओरिजिनली एक टेम्पल साइट थी। ओरिजिनली एक टेम्पल साइट थी और इसीलिए इस क्लेम के बेसिस पर कोर्ट में सूट फाइल किया गया और सर्वे की डिमांड की गई। ट्रायल कोर्ट ने सर्वे अलाउ किया, जिसके बाद ग्राउंड पे टेंशन बढ़े और वॉयलेंस भी हुआ। वॉयलेंस फॉलोड द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट
ने इंटरवीन करके प्रोसीडिंग्स को पॉज कर दिया और एम्फेसाइज किया कि पीस और हार्मनी मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। असनसोल और मुरादाबाद में इशू एक्सेस और रिस्टोरेशन का था, जबकि संभल में इशू आइडेंटिटी का है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि टेम्पल खुलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि साइट का ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। इसलिए संभल एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल डिस्प्यूट बन जाता है जहां मल्टीपल लीगल डॉक्ट्रिन एक साथ अप्लाई होते हैं। इस कंटेक्स्ट में अब देखते हैं हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का रोल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस एक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को था वही आज भी मेंटेन रहेगा। सेक्शन 3 कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है और सेक्शन 4 कोर्ट्स को भी ऐसे डिस्प्यूट एंटरटेन करने से रोकता है। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव था कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट मतलब स्टेटस को मेंटेन करने का की बात करता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को रीओपन ना किया जाए और कम्युनल हार्मनी बनी रहे। लेकिन इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर कोई साइट एक एंशियंट मॉन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के प्रोटेक्शन में, तो एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। इसी एक्सेप्शन की वजह से संभल जैसे केसेस लीगली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक साइड कहती है कि एक्ट के हिसाब से स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, जबकि दूसरी साइड कहती है कि अगर साइट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एक्सेस और इंस्पेक्शन अलाउ होना चाहिए। ये सारे एक्सेप्शन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। एएसआई प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट, सेटल डिस्प्यूट। इसमें एक चीज है, देखिए जैसे यहाँ राम जन्मभूमि साइट एट अयोध्या वाज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय नेम इन द लेजिस्लेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें, एक साइड कहती है कि एक्ट के हिसाब से स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, जबकि दूसरी साइड कहती है कि अगर साइट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एक्सेस और इंस्पेक्शन अलाउ होना चाहिए। यहाँ एक कोर लीगल टेंशन क्रिएट होता है, स्टेटस को वर्सेस एक्सेस। कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एक्सेस अलाउ करना सिर्फ इंस्पेक्शन है या फिर इनडायरेक्टली रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करता है। ये एक फाइन डिस्टिंक्शन है जिसे हर केस के फैक्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करना पड़ता है। जैसे संभल एंड द एक्सेप्शन डिबेट है, एक्ट बार्स ऑल क्लेम्स, जबकि मॉन्यूमेंट जो होते हैं एएसआई वाले वो सारे जो है इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो किस में अलाउ करना है किस में नहीं करना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन स्टेट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करे। ये बैलेंस ही सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टेट को ये इंश्योर करना होता है कि लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन साथ ही कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। आखिर में ये समझना जरूरी है कि हर रीओपनिंग एक जैसी नहीं होती। असनसोल में जो रीओपनिंग थी उसका नेचर अलग था, मुरादाबाद का अलग था, संभल का अलग था। तो ये समझना जरूरी है कि हर रीओपनिंग जैसी नहीं होती। असनसोल और मुरादाबाद जैसे केसेस में रीओपनिंग को रिस्टोरेशन के रूप में देखा जाता है, जहां एक्सेस वापस दिया गया है। संभल जैसे डिस्प्यूट में क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहां हिस्टोरिकल कैरेक्टर डिटरमाइन करना पड़ता है। इसलिए हर केस को अलग अलग फैक्ट्स के बेसिस पे इवेल्युएट करना जरूरी है। आज के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप का डिबेट सिर्फ रिलीजियस नहीं रह गया है, ये एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन चुका है, जहां हिस्ट्री, लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन इमोशनल या पॉलिटिकल अप्रोच से नहीं बल्कि जुडिशियल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से ही निकलेगा।
फेथ अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सेस चाहता है। हिस्ट्री अपनी रिकॉग्निशन के लिए स्पेस चाहती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि दोनों के बीच एक बैलेंस और प्रिंसिपल्ड अप्रोच फॉलो किया जाए। तो ये सारा समझना जरूरी होगा कि when does a temple reopening became a restoration of historical right and what legal standards apply, or when does granting access to a site cross the line into altering its legally recognized legal character. आंसर डिपेंड करता है हिस्टोरिकल एविडेंस, लीगल स्टेटस, ओनरशिप और नेचर ऑफ क्लेम पे कि जो साइट है उस वो क्या है, क्या वो आर्कियोलॉजिकल एएसआई के अंडर है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से में एक्सेप्शन होगी। अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आती है तो उसका स्टेटस को मेंटेन रहेगा। क्लोजर इज नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर और रीओपनिंग इज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिक लीगैलिटी। मतलब क्लोजर होने का मतलब ये नहीं कि लॉस हो जाता है रिलीजियस कैरेक्टर का, और रीओपनिंग ऑटोमेटिक लीगैलिटी नहीं देती। सर्वे इज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिक कन्वर्जन। कोर्ट ऑर्डर सर्वे ऑफ अ डिस्प्यूटेड साइट डज नॉट बाय इटसेल्फ ऑल्टर द लीगल और रिलीजियस कैरेक्टर। भाई सर्वे होगा तो ही तो पता चलेगा कि भाई आर्कियोलॉजिकल साइट है कि नहीं, क्या उसका हिस्टोरिक नेचर था। क्लोजर अगर होगा तो बाद में रीओपनिंग भी हो सकती है, टेम्पररी होता है, उससे उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज हो सकता साइट का। रीओपनिंग ऑटोमेटिक लीगैलिटी नहीं दे सकती है ना, उसमें भी आपको ट्रुथ फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसीलिए फेथ अपनी जगह है, जो एक्सेस चाहता है, हिस्ट्री अपना रिकॉग्निशन चाहती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि दोनों के बीच एक बैलेंस और प्रिंसिपल अप्रोच फॉलो की जाए। असनसोल से लेके मुरादाबाद और संभल तक हर केस अल्टीमेटली इसी सवाल पर आकर रुकता है कि इंडिया जैसे डाइवर्स और प्लूरल रिपब्लिक में हम कैसे प्रेजेंट रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करें और साथ ही एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव हिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करें। इसका जवाब सिंपल है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। ये जवाब इमोशंस, क्योंकि फेथ हमेशा ही आपकी आस्था एक्सेस चाहेगी। हमारी जो पूजा वाली जगह है, हमारी जो भी जहाँ हम वर्शिप करते हैं वहां हमें एक्सेस हो, जहाँ हम अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, यहाँ हिस्ट्री रिकॉग्निशन चाहेगा कि हम रिकॉग्नाइज करो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। तो उसका यही जवाब है कि ऐसे केसेस में इमोशंस से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह करके इन सारी चीजों के आंसर मिल सकते हैं कि हाउ डज इतनी डाइवर्स, इतनी विभिन्नता वाली जो हमारी रिपब्लिक है उसके उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके आस्था के, सारी कम्युनिटीज की आस्था को कैसे प्रोटेक्ट करें, इन सब का आंसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि परफेक्ट हार्मनी मेंटेन करता है। फॉर मोर सच अपडेट्स, legal analysis, please like, share, subscribe Locum, and don't forget to press the bell icon.